ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनली टुवर्ड्स दी, समझो के जो अब असल चीजें जो अब A2 में स्टार्ट, AS में स्टार्ट हो रही हैं, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आई? इंटरनल रेजिस्टेंस का हमें कॉन्सेप्ट खुद इजाद करना पड़ा, ठीक है जी। उससे पहले हमें ये पता नहीं था, ठीक है जी। बट व्हाट डिड वी सी, हमें जब अभी हम कोई बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी जो थी ना वो गर्म होना शुरू हो जाती, राइट। यू ऑब्वियसली आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कभी किसी सेल के साथ काम किया होगा, कभी बैटरी के साथ काम किया होगा, कभी कार की बैटरी को देखा होगा, तो यू नो कि अंडर ऑपरेशन दे टेंड टू गेट हॉट, ठीक है, दे टेंड टू गेट हॉट। अब ऑब्वियसली अगर हम अपनी सिंपल बैटरी थ्योरी इस्तेमाल करें तो हमने क्या कहा था, बैटरी भाई एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, विच लिटरली जस्ट गिव्स यू योर द पावर दैट यू वांट, ठीक है जी। बैटरी में प्लस माइनस होता है और इट्स जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, और वो आपको दे रही है, ठीक है। तो उस थ्योरी में कोई सेंस नहीं बनता कि बैटरी खुद गर्म हो, क्योंकि अगर बैटरी एनर्जी खुद खा नहीं रही है, सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो बैटरी को गर्म होने का कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन बैटरी गर्म होती थी, इट टेंडेड टू वेस्ट पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट। और हमें क्या पता, हमें पता था कि अगर कोई चीज हीट के फॉर्म में वेस्ट करती है पावर, इलेक्ट्रिसिटी को हीट बनाती है, तो दैट इज द काम ऑफ अ रजिस्टर। रजिस्टर ये काम करता है। तो हमने क्या करा, हमने फिर ये जो है वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए इंटरनल रेजिस्टेंस का, जिसमें हमने क्या कहा, जिसमें हमने कहा यार देखो आपकी बैटरी होती तो है, हाँ बैटरी में एक चीज होती है जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन बैटरी के साथ अक्सर उबेशतर इन योर प्रैक्टिकल लाइफ यू हैव दिस वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जो बैटरी के अंदर होती है, विच इज इंक्लूडेड इन द बैटरी, यू कैन नेवर गेट रिड ऑफ इट। ये इसके साथ एक डाउनफॉल है कि जब तक बैटरी को इस्तेमाल कर रहे होगे तो जो है वो इसके साथ इस चीज को इसके साथ डील करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डील विद द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। सो बैटरी, हाँ उसमें ईएमएफ प्रोड्यूसिंग थिंग है, देयर इज समथिंग प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ, बट उसमें एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी है उसकी खुद की, जिसकी वजह से जो है वो बैटरी गर्म होती है, एंड देन यू टेंड टू लूज एनर्जी फ्रॉम द बैटरी, फालतू में जो इस्तेमाल भी नहीं हो रही होगी, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस की फॉर्मल डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। सो इट इज द स्मॉल रेजिस्टेंस marked slash drawn with each battery to account for the power losses through it. To account for the power losses through it. Actually, now the good thing is दिस डज नॉट प्रोड्यूस एनी प्रॉब्लम्स फॉर अस, ठीक है जी। मतलब ओ लेवल्स में आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन आप पढ़ भी रहे हो, तो दिस इज नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी प्रॉब्लम्स फॉर यू। वो क्यों? क्योंकि भाई अगर आपने ये सारे सवाल किए थे जिसमें आप कह रहे थे कि यार ये 9 वोल्ट की सोर्स है, तो ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज यू नीड टू इंक्लूड अ रेजिस्टेंस ओवर हियर। अच्छा पता चलेगा ये सबके साथ सीरीज में हो गई, ठीक है। इट्स जस्ट गोइंग टू बी एज सिंपल एज दैट। जहां तक हमारी कैलकुलेशन होगी जिसमें बैटरीज में सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है, सो जस्ट वन मोर रेजिस्टेंस दैट यू हैव इनटू द, यू हैव टू ऐड इनटू द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज में ही हो रही होती है वो मोस्टली ऐड, तो यू जस्ट हैव टू डू दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो रिगार्डिंग द कैलकुलेशन साइड जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए उनमें अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होती रही तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, उनमें बस आपको ये इंटरनल रेजिस्टेंस मार्क करके टोटल रेजिस्टेंस को वो कर रही होती कुछ ना कुछ इफेक्ट, और फिर उसके हिसाब से आंसर्स आगे के डिफरेंट आ रहे होते। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कुडंट सॉल्व, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से देयर इज नथिंग, घबराने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज जो हमने क्वेश्चंस अभी तक करे उनमें देयर इज नो डिफरेंस, वो वैसे ही सॉल्व, ठीक है। अच्छा, बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है इन इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको समझना जरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दैट इज द मेन टारगेट ऑफ कंसर्न आपके सीएआई एग्जामिनर के लिए। अच्छा, सो व्हाट डू वी डू, लेट्स डिस्कस दिस थिंग, ठीक है जी। एक छोटी सी डायग्राम बनाने दें, फिर आई विल डिस्कस दैट। आई जस्ट कॉपी दिस अप एंड देन इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, I'm going to put this over here and let's mark a variable register over here. ये हमारा क्या है, दिस इज अ वेरिएबल रजिस्टर, जिसको बेसिकली बैटरी थी, ठीक है। हमने और से ऐसे पहले भी सर्किट्स देखे हैं, बैटरी जो रेजिस्टेंस के साथ लगी हुई है। अब इसका क्या है, बैटरी के साथ बस एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और फिर वो इस रजिस्टर के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू कॉल दिस बिग आर, ठीक है जी। ये कैपिटल रेजिस्टेंस है आर,
अच्छा, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस आर विल ऑलवेज बी डिनोटेड बाय अ स्मॉल आर, ठीक है जी। और बाकी सारी जो रेजिस्टेंसेस होंगी सर्किट में, अगर उनको डिनोट करना भी है तो उनके लिए कैपिटल आर इस्तेमाल होगा। दैट इज समथिंग दैट यू ऑलवेज गोइंग टू, ठीक है जी। और ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, हो सकता है वेरिएबल हो सकता है ना हो, बट अभी कुछ बातें डिस्कस करनी है तो उस लिहाज से ये अभी फिलहाल वेरिएबल ले रहे हैं। हम ये डिस्कस कर रहे थे CAI वांट्स यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है जी। अब एक तो हम पहले जो कहते थे, हम ले रहे थे द EMF ऑफ द बैटरी, ठीक है जी। पहले तो हम सिर्फ EMF ऑफ द बैटरी काउंट करते थे, ठीक है जी। व्हाट द CAI वांट्स यू टू अंडरस्टैंड इज दिस थिंग, जो अब जो है वो EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के जो उनके बाद जो एक बैटरी वोल्टेज देगी, राइट। ऑब्वियसली अब बैटरी सिर्फ EMF नहीं देगी, EMF में से कुछ वोल्टेज ही खाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस वो कुछ वोल्टेज खा जाएगी, और फिर बाकी का वोल्टेज आप एक को इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। दैट वोल्टेज इज नोन एज V सबस्क्रिप्ट T, दैट इज नोन एज द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है जी। ये बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। एंड दिस इज द थिंग दैट विल हैपन विद ऑल ऑफ द बैटरीज, ठीक है जी। आप बैटरी को चाह के भी, कभी भी आप चाह के भी आप बैटरी का असल EMF इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज द असल EMF ऑफ द बैटरी। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये स्मॉल रेजिस्टेंस आर हमेशा कुछ ना कुछ वोल्टेज खा जाती है, ठीक है जी। सो बेसिकली अगर आपको किसी बैटरी का वोल्टेज मेजर भी करना, तो आप EMF, आप वोल्ट मीटर लगा के उस बैटरी का EMF मेजर कर रहे थे, तो वो EMF भी आपको गलत मिलता था। वो क्यों? बिकॉज आपके पास हमेशा ये छोटी इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर हुआ करती थी, जो आप टर्मिनल्स पे जब कनेक्ट करते थे तब आती थी, एंड दैट ऑलवेज यूज्ड टू ईट अप सम ऑफ द वोल्टेज, और फिर आपको वोल्ट मीटर पे वो वोल्टेज मिलता था, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट इज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। आप कभी बैटरी का असल वोल्टेज मेजर भी नहीं कर सकते हो, ना कभी उसका असल EMF इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। असल EMF मेजर करने का एक डिफरेंट तरीका हमने निकाला, वो हम पढ़ेंगे फर्दर ऑन इन द कोर्स, बट दिस इज द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ए इंटरनल रेजिस्टेंस। वो एनर्जी जाया करता है बिला वजह में, वो असल वोल्टेज हमें असल EMF लेने भी नहीं देता, ठीक है जी, और कुछ EMF खा के हमें देता है फिर आगे, ठीक है। सो दिस टर्मिनल वोल्टेज इज ओवर हियर। So now what we're going to do, we're going to derive a formula for the terminal voltage. Terminal voltage के लिए हम formula निकाल लेते हैं। अच्छा, so for that, what I'm going to do is I'm going to use जैसे हम पहले करते हुए आ रहे हैं, so VT, oops, हम ले लेते हैं, let's take Ohm's law, and Ohm's law क्या था बोलता है हमें? Ohm's law बोलता है VT equals to IT into RT, है ना। अच्छा, VT क्या है? द वोल्टेज प्रोड्यूसिंग सोर्स, ठीक है। सो बेसिकली EMF E, ठीक है, नॉट द VT, नॉट दिस VT, EMF E जो वोल्टेज है पूरे सर्किट में। सो द EMF E इधर आ जाएगा। करंट, ऑब्वियसली यू नो बोथ ऑफ द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, सो देयर शुड बी ए म्यूचुअल करंट फ्लोइंग, एंड द करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली शैल बी लाइक दिस, यूं जा रहा होगा करंट। सो I, देन रेजिस्टेंस क्या होगी? बोथ ऑफ देम आर इन सीरीज, तो इन दोनों की रेजिस्टेंस सीरीज में एड अप हो जाएगी R प्लस स्मॉल r। अच्छा, देन व्हाट डू वी सी? वी सी E इक्वल्स टू IR प्लस IR, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट डू यू नीड टू रियलाइज? यू नीड टू रियलाइज ओवर हियर कि VT क्या है? VT इज बेसिकली I इंटू R एज वेल। क्यों? बिकॉज अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हो, सो इट्स across the battery and internal resistance as well, लेकिन it's also across the resistance over here, right? Those are the same two contacts, ये वही contacts है, बस यहाँ पे तारे लगी हुई हैं, तारों से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, they are basically non resistance। so basically ये वही VT जो है वो EMF और internal resistance के बाद वाला वही वोल्टेज है, equivalent to what? equivalent to the voltage of this। इसका भी जो वोल्टेज आ रहा है वो भी VT ही आए, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू रियलाइज दिस, ठीक है। सो बेसिकली ये जो IR है, दिस इज बेसिकली VT। सो EMF शैल इक्वल्स टू VT प्लस IR, एंड इधर से हमारे पास हमारा टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आ जाता है। क्या आ जाता है? दैट इज VT इक्वल्स टू E माइनस IR, ठीक है। सो एज वी कैन सी कि जो हमने सस्पेक्ट किया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज खा के आपको आगे देगी, वही हो रहा है। आपको जो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है आपके इस रेजिस्टर के क्रॉस, वो क्या मिल रहा है? EMF में से कुछ करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी कुछ वोल्टेज। अब ऑब्वियसली करंट इनटू रेजिस्टेंस के करोगे तो इसका वोल्टेज आ जाएगा, राइट। सो वो कुछ वोल्टेज खाने के बाद फिर आपको इधर टर्मिनल्स में मिल रहा है,
सो दिस इज द डेरिवेशन यूजिंग ओम्स लॉ। जब हम किरचॉफ्स लॉस पढ़ लेंगे तो उसके जरिए से अक्सर पूछी जाती डेरिवेशन, तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखा दूंगा। एनी प्रॉब्लम्स विद द डेरिवेशन फॉर द टर्मिनल वोल्टेज, एंड यू नीड टू नो दिस फॉर्मूला बाय हार्ट, ये याद करके रखना है वाला फॉर्मूला, ठीक है? कैन आई आस्क यू गाइज अनदर क्वेश्चन देन? ओके, सो द क्वेश्चन इज के गिवन दिस, ठीक है, आई हैव गिवन यू दिस, कैन यू टेल मी के ये ग्राफ कैसा दिखेगा VT अगेंस्ट I फॉर दिस सर्किट? अगर मैं टर्मिनल वोल्टेज का ग्राफ बनाना चाहूं विद द वेरिएशन ऑफ करंट, तो ग्राफ की शेप कैसी होगी, कैसे दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा? एनी आइडियाज? कैन वी डू दैट समहाउ? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव ग्रेडियंट, EMF Y इंटरसेप्ट एंड R ग्रेडियंट नेगेटिव, ठीक है, तो उसका मतलब है क्लास में सही तरह से पढ़ लिया सबने, सो दैट इज करेक्ट, यू गाइस आर करेक्ट। VT कहाँ है? VT जो है वो Y एक्सिस पे है, I जो है वो कहाँ है? वो X एक्सिस पे है। So basically, if I rewrite this thing, if I rewrite this as VT equals to, अच्छा, and then I जो है वो X एक्सिस पे है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ -R और +E, ठीक है जी? सो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है, मैंने I को अलग लिख लिया है, उसके साथ -R था वो मैंने उसके साथ लिख दिया है, और E उधर, ठीक है? तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि Y एक्सिस पे ये है, x एक्सिस पे ये है, सो दिस इज फॉलोइंग द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है? वो EMF ऑफ द बैटरी देगा। तो जब आप टर्मिनल वोल्टेज और करंट का जो है वो ग्राफ बनाओगे, तो व्हाट शुड यू बी गेटिंग? यू शुड बी गेटिंग अ ग्राफ लाइक दिस। आपको एक ग्राफ मिल रहा होगा ऐसा, लेट्स राइट समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा मिल रहा होगा, जिसमें ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ क्या है? ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ जिसको आप निकाल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नेगेटिव स्लोपिंग दिखाई है, क्यों? क्योंकि -R है ग्राफ, तो दैट विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू -R, ठीक है जी? C क्या है? हमारा EMF है, तो ये जो y इंटरसेप्ट है ये हमारा EMF E आ रहा है, ठीक है? कैन एनीवन गिव मी द वैल्यू in terms of all of these symbols of this x intercept? x intercept पे क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास? E अपॉन R, बिल्कुल सही। सो हमारे पास E अपॉन R आ रहा है। अगर मैं VT को 0 कर दूं, इफ आई पुट इन VT as 0, so -R, I plus E, so what do we get? We get I as E upon R, so you guys are correct, E upon R। अच्छा, now my question to you is, ठीक है, you guys did flawlessly did this question। प्रिडिक्ट क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था प्रिडिक्ट द शेप ऑफ VT अगेंस्ट I, ठीक है जी? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, लिसन केयरफुली, ये आपने बनाया है क्या चीज? VT अगेंस्ट I, यानी कोई EMF E था, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस R थी, और कोई कैपिटल रेजिस्टेंस R था, एंड देयर ऑब्वियसली वाज अ करंट I फ्लोइंग इन दैट, ठीक है जी? माय क्वेश्चन टू यू इज, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि the new EMF is E over 2, ठीक है, and the internal resistance is क्या चीज, एक सेकेंड, is 2R, ठीक है? predict the shape of the new graph, या फिर draw the shape of the new graph, not even predict, give me the exact values and exact things you should be seeing different in both of the graphs। पहले EMF E था और इंटरनल रेजिस्टेंस R थी। अब मैंने क्या किया? मैंने नया EMF E over 2 दिया आप लोगों को, और इंटरनल रेजिस्टेंस 2R करी है। हाउ शुड द न्यू ग्राफ बी लुकिंग लाइक? क्या चेंजेस होंगे, कैसे कैसे हम उसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे? लाइन मोर स्लोप्ड, ओके, लाइन मोर स्लोप्ड, ठीक है। और कुछ और ठीक है चेंजेस होंगे? एक तो बिल्कुल सही बताया आकिब ने, gradient should be more steep and wires intercept would be halved,
ठीक है, वेरी गुड भाई। ईएमएफ अगर ई अपॉन टू कर दिया है तो ये जो वाई इंटरसेप्ट था पहले जो ई आता था अब क्या आएगा, अब वो ई अपॉन टू आएगा, राइट। सो योर वाई इंटरसेप्ट शुड बी हाफ। सो ई का आधा, एक दो तीन चार पांच, अच्छा पांच का आधा यानी 2.5, ये आ रहा है आपका ई ओवर टू। दिस शैल बी ई ओवर टू। तो यानी आपका नया वाई इंटरसेप्ट ये होगा। अच्छा, फिर आप लोग बोल रहे हो दैट शुड बी मोर स्टीप, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। ग्रेडियंट क्या था, आर था, तो अब ग्रेडियंट -2 आर आएगा, तो द लाइन मस्ट बी मोर स्टीप। ठीक है। कैन एनीवन गिव मी द वैल्यू फॉर द एक्स इंटरसेप्ट? व्हाट शुड बी द वैल्यू फॉर द एक्स इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? E upon 4r. Very good. So the line should be still negative and downward sloping, but it should be more steeper. E upon 2 हो जाएगी ये वाली वैल्यू, ग्रेडियंट अब इसका वो आएगा, और ये वाली वैल्यू हमें आखिर ने बता दी है, ये आ रहा है E upon 4r। कैसे आ रहा है? E upon r था ये, तो अब E over 2 डिवाइडेड बाई 2r डालोगे तो E upon 4r आ जाएगा। ठीक है जी। सो इट्स जस्ट यू हैव टू जस्ट पुट द थिंग्स, न्यू थिंग्स इनटू दी पुरानी वाली इक्वेशन जो भी आएगी वो डालोगे, खुद ब खुद सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। दिस इज द ग्राफ फॉर दिस वन। ठीक है जी। अच्छा एक सेकेंड, आई जस्ट वांट टू राइट दैट विद ब्लू। दिस शैल बी E upon 4r। अच्छा, और क्या चीज थी? और ये वाला जो ग्रेडियंट आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी r -2r। ठीक है, वेरी गुड। सो यू गाइस डिड सॉल्व इट करेक्टली। लीनियर लॉ इज वेरी सही से हम सबको क्लियर। अच्छा, और इसमें सी ए आई वालों को सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आएगा? दे वॉन्ट यू टू नो योर लीनियर लॉ वेरी वेरी वेल। ठीक है जी। इसमें ये एक चीज है कि अगर इसका सवाल आता तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये लीनियर लॉ वाला सवाल आएगा। ठीक है जी। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो सीआई वाला आप लोगों से, अब दे वांट यू टू नो कि इसका लीनियर लॉ कैसे हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये, एक और बात है, इसकी डेरिवेशन नहीं है आपकी कोर्स में, क्योंकि बिकॉज दैट कम्स थ्रू डिफरेंशिएशन। ठीक है, यू नीड टू लर्न दिस। क्या याद करना है? याद ये करना है कि द पावर डिलीवर्ड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टर आर। ठीक है जी। एक्सटर्नल रजिस्टर जो इंटरनल रजिस्टर नहीं, द पावर डिलीवर्ड टू द एक्सटर्नल रजिस्टर यानी ये वाला आर, इसमें जो पावर डिलीवर्ड होती है इट इज मैक्स व्हेन आर इक्वल्स टू आर। सो व्हाट डिड आई से? आई सेड कि भाई अगर आपको इस कैपिटल रेजिस्टेंस को सबसे ज्यादा पावर देनी है, अगर आपको बाहर अपने लोड में सबसे ज्यादा पावर देनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटरनल रेजिस्टेंस और इस लोड की जो पावर है उसको बराबर कर देना पड़ेगा, तब इसको जाके ज्यादा पावर मिलेगी। अगर ये इस छोटे आर से बड़ा होगा तो कम पावर मिलेगी, अगर ये इस छोटे आर से छोटा होगा तो कम पावर मिलेगी। सबसे ज्यादा कब मिलेगी? सबसे ज्यादा तब मिलेगी जब ये आर और ये वाला आर बराबर होंगे। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। इसकी डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, बिकॉज दैट कम्स थ्रू डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। वो डिफरेंशिएशन थ्रू आती है, और आपके कोर्स में डिफरेंशिएशन वाली चीज नहीं है। You don't have to solve differentials. Any problems with this slide? And now I want to do one more question with you, ताकि जो है कुछ हम जो है वो और सीखें। So what we're going to do is I'm just going to copy this diagram। ठीक है जी। और मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मैं आप लोगों को पावर और कैपिटल रेजिस्टेंस आर का ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है जी। Obviously you're not supposed to know the shape of the graph, but obviously थोड़ा बहुत तो लिंक समझ में आ गया होगा। अगर मैं पावर और कैपिटल रेजिस्टेंस आर का ग्राफ बनाऊं, इफ आई ड्रॉ दी पावर और कैपिटल रेजिस्टेंस आर का ग्राफ, यानी पी अगेंस्ट आर, नॉट स्मॉल आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला पावर डिलीवर्ड इज मैक्स व्हेन बिग आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। सो ऑब्वियसली गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस विद ऑब्वियसली अ मैक्सिमम पॉइंट। और ये मैक्सिमम पॉइंट कहां पे आ रहा है? दिस मैक्सिमम पॉइंट इज कमिंग आउट एट व्हेन दिस इज आर इक्वल्स टू आर। ठीक है जी, यानी जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होते हैं। अच्छा, बट माय क्वेश्चन टू यू इज नॉट दिस। ठीक है, मेरा आपसे ये सवाल है कि ऑब्वियसली दिस इज योर मैक्स पावर। ठीक है, एक और चीज भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ताकि कुछ मिस आउट ना हो। डोंट वांट टू बी प्रॉब्लम्स बाद में। मैक्सिमम पावर आपकी है,
ठीक है, मेरा आपसे मासूमाना सवाल ये है कि देखो, लेट्स से देयर इज दिस पावर P2, ठीक है जी, यू हैव दिस पावर P2, P2, ठीक हो गया, पावर P2 है, you have that. अच्छा, I'm going to make this dotted and you can clearly see कि इस पावर P2 के लिए आपके पास दो रेजिस्टेंस की वैल्यूज आ रही, यानी मतलब दो ऐसी रेजिस्टेंस की वैल्यूज हैं, एक ये वाली वैल्यू R1 और एक ये वाली वैल्यू R2. यू हैव टू रेजिस्टेंस की वैल्यूज, ठीक है, गिविंग यू द पावर P2 एंड सपोज करो हमें यही पावर P2 चाहिए. आई वांट द पावर P2 दैट इज that you can achieve at capital resistance R2 and at capital resistance R1. My question to you is, should I use the smaller R1 or should I use the bigger R2? मैं R1 इस्तेमाल करूंगा पावर P2 लाने के लिए या R2 इस्तेमाल करूंगा टू ब्रिंग पावर P2? Which one is going to favor me more? Give me a logical reason. Should I be using a higher resistance or should I be using a smaller resistance to achieve the same power? अच्छा, क्वेश्चन ये है, पावर P2 is achieved at both R1 and R2, ठीक है जी, बोथ R1 एंड R2 पे आपको पावर P2 मिल रही है. मेरा आपसे सवाल ये है, शुड वी यूज R1 और R2 टू गेट पावर P2? मुझे अगर पावर P2 चाहिए है तो कौन सी चीज जो है वो ज्यादा फीजिबल है या ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि मैं स्मॉलर रेजिस्टेंस इस्तेमाल करूं या बड़ी रेजिस्टेंस इस्तेमाल करूं? विच थिंग शुड आई गो विद? Akib says R1. अच्छा, Akib, can you also give me the reason? Ayman also says R1. ठीक है, we should be using R1. अच्छा, रीजन क्या? Do you have guys have any reason? R1 अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है? It's achieved quicker. अच्छा, ठीक है, ठीक है, R2 होगा सिंस. वेरी गुड अब्दुल्ला, you're spot on. अब्दुल्ला ने बिल्कुल देन, नहीं नहीं देखो आकिब, वोल्टेज लेस सप्लाई करनी पड़ेगी, वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा. देखो ईएमएफ इज समथिंग दैट्स गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, बैटरी का ईएमएफ तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो ईएमएफ तो वही है, ठीक है जी. तो अब if I use a smaller resistance R1 या smaller bigger resistance R2, EMF तो वही है, तो वोल्टेज तो पूरे सर्किट को वही मिल रहा है, यानी जो भी बैटरी पावर दे रही होगी वो तो वही उस हिसाब से ही दे रही है ना, बिकॉज पावर इसका वोल्टेज इनटू द करंट फ्लोइंग इनटू दैट, सो दैट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट्स गोइंग टू बी. अच्छा, बट द रीजन कम्स फ्रॉम जो हमें अब्दुल्ला ने दिया. अब्दुल्ला सेज कि यूज R2. अच्छा एमन, आपका नहीं है अचीव्ड क्विकर, क्यों नहीं? बिकॉज इट्स लाइक आर बड़े, आई डोंट नीड टू, मतलब ये रेजिस्टेंस ऐसी है, मैं वेरी कर सकता हूँ, आई कैन पुट इट R1, आई कैन पुट इट R2, मतलब मेरी मर्जी है, इट्स नॉट टाइम का इसमें कोई लिहाज नहीं, ठीक है. सो अब्दुल्ला सेज कि यूज R2. R2 क्यों इस्तेमाल करेंगे? R2 इसलिए इस्तेमाल करेंगे बिकॉज वी नो, what do we know? We know I equals to V upon R. We know that I equals to V upon R. So if we look at both of the things, we see कि अगर हम V upon R1 इस्तेमाल करें या V upon R2 इस्तेमाल करें, you can clearly see कि R2 बड़ा होने की वजह से it shall give you a smaller current and R1 छोटा होने की वजह से will give you a bigger current, ठीक है. Now this is completely in your hands, ठीक है जी. You either use R1 or you either use R2. Go with the bigger resistance. वो क्यों? क्योंकि जब आप bigger resistance इस्तेमाल करोगे तो आप करंट कम इस्तेमाल करोगे, ठीक है जी. आप करंट कम इस्तेमाल करो, पावर आपको फिर भी वही मिल जाएगी, मतलब आपकी एनर्जी में कोई कंसेशन, मतलब कोई आपने एनर्जी नहीं काटी, आपको करंट कम मिल रहा है लेकिन आपकी चीज फिर भी वैसे ही वर्क करेगी. यू स्टिल गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ पावर, यू स्टिल गेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट यूज अ बिगर रेजिस्टेंस. वो क्यों? क्योंकि जब आप एक बिगर रेजिस्टेंस इस्तेमाल करके करंट कम कर देते हो, सो द पावर लॉस थ्रू द इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो कैसे दी जाएगी? वो दी जाएगी थ्रू P equals to I square R, ठीक है. Why am I taking this? Because V कॉन्स्टेंटली रह रहा है, यही एक फॉर्मूला है जिसमें मेरे पास करंट के साथ जो मैं रिलेशनशिप स्टडी करना चाह रहा हूं विद पावर, मुझे दे देगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है. तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह रही है, इफ यू आर टेकिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस एज कांस्टेंट,
सो इफ यूर हैविंग क्या चीज, इफ यूर हैविंग आपका R2 ग्रेटर, जिसमें की वजह से करंट कम फ्लो कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली, योर पावर लॉस्ट इन द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी रिड्यूस्ड। आपकी जो पावर लॉस होगी इंटरनल रेजिस्टेंस में वो कम होगी। ठीक है जी, मतलब वी आर गोइंग टू बी यूजिंग द हायर रेजिस्टेंस, व्हाई इज दैट, टू रिड्यूस द करंट इन द सर्किट। करंट रिड्यूस कर दोगे तो वही करंट अब एक वही इंटरनल रेजिस्टेंस में से, अब एक छोटा करंट वही इंटरनल रेजिस्टेंस में से, इट विल प्रोड्यूस लेसर पावर लॉसेस। तो आपकी बैटरी कम गर्म होगी, ठीक है जी, इट विल वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है जी, खराब होने का चांस भी कम होगा, एंड यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट लेस पावर, just wasting energy through the internal resistance. ठीक है, so that is why you're always going to be using a bigger resistance than your internal resistance. अगर या तो ये कर लो कि दोनों इक्वल कर दो, वरना अगर करना है तो हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ी होनी चाहिए आपकी रेजिस्टेंस। ठीक है, so this is the reasoning for that.